तो फाइनली धुरंधर 2 द रिवेंज रिलीज हो गई है और हमने अभी तक देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसमें कि इंडियन स्पाई पाकिस्तान की अंडरवर्ल्ड माफिया में एंटर करके पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड को इन्फिल्ट्रेट करे और वहां अपनी पकड़ बनाए, ताकि जो आईएसआई और पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हमारे इंडिया पर अटैक करते हैं और जो टेररिज्म फैलाते हैं, उन टेररिस्ट को अटैक करने के लिए जो अपने सारे वेपन्स चाहिए होते हैं वो इन्हीं पाकिस्तान माफिया अंडरवर्ल्ड के पास से ही लेते हैं। तो इन्हीं माफिया में घुस करके पाकिस्तानी टेररिज्म को अपनी कोर से खत्म करने के लिए रिलीज किया गया था प्रोजेक्ट धुरंधर। तो आओ अब जानते हैं कि प्रोजेक्ट धुरंधर पूरी तरीके से क्या सक्सेस भी हो पाया या नहीं, और क्या हमारा हमजा अली मजारी बन पाया लियारी टाउन यानी कि पाकिस्तान माफिया का बादशाह। तो आओ जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है जहां हमें हमजा यानी कि हमारा जसकीरत सिंह रंगी का डार्क पास दिखाया जाता है, जहां पहले तो जसकीरत सिंह एक नॉर्मल सा लड़का ही होता है। एक प्यारी सी छोटी सी फैमिली होती है जिसमें फादर आर्मी में थे, एक बड़ी बहन, साथ में एक छोटी बहन जिसे प्यार करता था जसकीरत का ही एक दोस्त। लेकिन यहाँ खुशियां ज्यादा देर टिकने नहीं वाली थी। फिर स्टोरी में हल्का सा टाइम जंप आता है जहां यूपी में जसकीरत अपने उसी दोस्त के साथ एक हवेली में आया होता है और उस हवेली में ड्रग्स, इलीगल वेपन्स, इन सब चीजों का कार्टेल चलता है। और जसकीरत के दोस्त का जो फादर था उन्हीं का यही सब ड्रग्स सारी चीजों का धंधा हुआ करता था। तो वहां पर वो कुछ चीजें खरीदने के लिए आया होता है, जहां एंट्री होती है ऊपर से आतिफ अहमद की, जो कि इंस्पायर्ड है रियल लाइफ अतीक अहमद से। ऊपर जाकर के वो आतिफ अहमद को सारे सामान का ऑर्डर देता है, लेकिन साथ में वो AK-47 और बाकी चीजें भी मांगता है, जिस पर आतिफ सवाल तो करता है कि तुम लोगों का क्या काम है AK-47 और वेपन्स का। जिस पर जसकीरत का दोस्त कहता है कि अड्डे पर डराने धमकाने के लिए लोग नशा करके बड़ा तंग करते हैं पापा जी को। जिस पर आतिफ अहमद उन लोगों को सारा सामान विद गन्स दे देता है। लेकिन यहाँ जसकीरत और उसके दोस्त का प्लान कुछ अलग ही था। फिर सामान लेकर के वो लोग पहुंचते हैं अपने शहर और एक घर के बाहर दोनों अलग हो जाते हैं और जसकीरत अकेला वहां पर AK-47 लेकर के उस घर में छुपके से घुस जाता है और एक एक करके उसे जो भी दिखाई देता है सबको बड़ी ही ब्रूटल और बेरहमी तरीके से सबको मारने लगता है। और हर किसी को एक ही सवाल करता है कि आखिरकार मेरी बहन कहाँ है, लेकिन उसका आंसर कोई भी नहीं दे पा रहा था। और हमें यहाँ एक बहुत ही शानदार हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी दिखाई जाती है। फिर आखिर में एक बंदा उसे बताता है कि उसकी बहन बाहर एक कोठरी में पड़ी हुई है, जहाँ जाकर के वो अपनी बहन को निकालता है, जिसके बाद जसकीरत सिंह अरेस्ट हो जाता है। और फिर कोर्ट में हमें पता लगता है कि ये सब मांजरा एक जमीन जायदाद का था, जहां लैंड डिस्प्यूट के चक्कर में एक गैंगस्टर हुआ करता था जो कि अभी हाल में MLA है। उसने जसकीरत के फादर को मार मार करके फांसी दे दी थी और जसकीरत की बड़ी बहन के साथ उसके गुंडों ने 13 बार रेप भी किया था, फिर उसका भी मर्डर कर दिया था। और उतने तक भी वो लोग नहीं रुके, छोटी बहन को भी किडनैप कर लिया था। और जसकीरत और उसकी माँ ने पुलिस कंप्लेंट भी करने की कोशिश की, लेकिन अब जो कि सामने वाला पार्टी पॉलिटिशियन था तो कभी भी FIR दर्ज ही नहीं हो पाई, जिससे कि जसकीरत को ये कदम उठाना पड़ा। और 21 साल का जसकीरत आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग ले रहा था, तो जसकीरत की लॉयर उसके लिए कम सजा दी जाए ऐसी अपील भी रखती है। लेकिन अपोजिशन लॉयर ये प्रूफ कर देता है कि सिर्फ 7 साल की जेल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जसकीरत सिंह ने बहुत सारे मर्डर्स किए हुए हैं, तो उसे फांसी तो मिलनी चाहिए। अब तब तो कुछ हियरिंग होती नहीं है, लेकिन जसकीरत की लॉयर समझ जाती है कि जसकीरत को फांसी ही मिलने वाली है। तो जसकीरत सिंह बाहर निकल करके आखिरी बार अपनी बहन, माँ और दोस्त से बात भी कर लेता है, जिसमें वो अपनी बहन को आगे पढ़ाई करने की सलाह देता है। और अब जबकि उसकी बहन को उसके दोस्त के साथ प्यार था तो उससे शादी भी कर लेने को कहता है। फिर कुछ टाइम बाद जेल से जसकीरत को फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में पुलिस की वैन पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और कुछ लोग जसकीरत के मुंह पर ब्लैक मास्क लगा करके अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे किडनैप करके लेकर चले जाते हैं वहां से। और सीधा जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो सामने अजय सनियाल होते हैं, जो कि उसे अपने बारे में बताते हैं और उसे स्पाई बनने का ऑफर भी देते हैं। लेकिन जसकीरत इतना टूट गया था कि वो उस ऑफर को मना कर देता है। लेकिन अजय सनियाल उसे मना लेते ये कहकर कि तुम वैसे भी आर्मी में जाने वाले हो, तो ऑफिशियली नहीं बल्कि अनऑफिशियल तरीके से देश के काम आ जाओ। और वैसे भी अब तुम्हारे पास कोई मकसद तो है नहीं, तुम एक बार इस गहरे समुद्र में कूद कर तो देखो, तुम्हें साफ साफ अपना मकसद सामने दिखेगा। और इतना ही नहीं, वो जसकीरत के फैमिली के लिए हर मंथ कुछ अमाउंट PPF के तहत बैंक अकाउंट में भेजता रहेगा फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेंटरी। और ऐसे जसकीरत मान जाता है पाकिस्तान में स्पाई बन के जाने के लिए। और ऐसे जसकीरत की ट्रेनिंग के 2 साल बाद उसे अफगानिस्तान छोड़ा जाता है पाकिस्तान में एंटर करने के लिए। और बस वहीं से जसकीरत अपने पास्ट को जला करके अब हमजा अली मजारी बन जाता है। और बस यही पॉइंट से हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहां से धुरंधर पार्ट 1 के एंड में अटकी हुई थी, जहां रहमान दगेत की मौत का शोक मनाया जा रहा होता है। दूसरी तरफ अरशद पप्पू इतना खुश था कि वो खुद ही अपने आप को लियारी का बादशाह घोषित कर देता है। ऑन दी अदर साइड मेजर इकबाल और SP असलम बातें कर रहे होते हैं, जहां मेजर इकबाल उससे पूछता है कि आखिरकार क्यों मरवाया तूने रहमान को, जिसके आंसर में असलम कहता है कि रहमान को मैंने बड़े साहब के लिए मारा था, क्योंकि बड़े साहब के छोटे भाई जिसका नाम था नूरा, उसने एक जगह अपना कब्जा बना लिया था और असल में उस जगह का जो मालिक था उसके बिहाफ में रहमान बड़े साहब के खिलाफ जा रहा था।
तो बड़े साहब ने रहमान को सिर्फ इतना कहा था कि तू अपना लंड क्यों बीच में फंसा रहा है, और बस इतनी ही बात का रहमान को बुरा लग गया था और उसने इसी कीलस में बस बड़े साहब के छोटे भाई नूरा को मार दिया था। इसलिए बड़े साहब की नजरों में वो काफी टाइम से था और आखिर में रहमान बलोची था, तो उसे आज नहीं तो कल मेरे हाथ से तो मरना ही था। दूसरी तरफ उज़ैर बलोच बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, उसे कैसे भी करके एसपी असलम को मारना था, लेकिन उसे हमजा समझाता है कि अभी शांत दिमाग से सोचने का वक्त है, और फिर वो रिजवान को बुलाता है, लेकिन वो भी हमारी इंडिया की तरफ से एक स्पाई था जो कि हमें पता है। तो रिजवान आकर के बताता है कि अरशद पप्पू ने ही एसपी असलम को लोकेशन दी थी रहमान भाई की। तो हमजा उज़ैर को समझाता है कि हमें पहले अरशद पप्पू को मार करके लियारी पर अपना हक जमाना पड़ेगा और उज़ैर को ही गद्दी पर बैठना भी पड़ेगा और बलोचों का नाम वापिस से रोशन करना पड़ेगा। फिर क्या, चालू मौत का नंगा नाच, जहां हमें लियारी गैंग वॉर्स दिखाए जाते हैं। पूरी लियारी तहस नहस हो जाती है, अरशद पप्पू के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता है, और असल में अरशद पप्पू को मरवाने में एसपी असलम और जमील जमाली भी मिले हुए होते हैं। जहां अरशद को सारी जगह ढूंढा जाता है लेकिन वो कहीं भी मिल ही नहीं रहा होता। इनफैक्ट एक दो बार जमाली पर अरशद पप्पू का कॉल भी आता है, लेकिन अरशद पप्पू अपनी लोकेशन ही नहीं बताता उसे। फिर जब अरशद पप्पू नहीं मिल रहा होता है तो हमजा उज़ैर को कहता है कि काम करते पूरे लियारी को ही जला देते, फिर तो निकलेगा ना अरशद पप्पू अपने बिल से। और होता भी ऐसा ही कुछ है, जब पूरी लियारी और अरशद पप्पू की सारी जगह और अड्डों को जलाया जाता है तो अरशद का कॉल आता है जमाली पर हेल्प मांगने के लिए, जिसके रिस्पॉन्ड में जमाली कहता है कि तू एक काम कर, तू तेरे राइट हैंड दोनों को लेकर के मैं एक पुलिस की कार भेज रहा हूँ, उसमें बैठ जा और मेरी दूध वाली फैक्ट्री में जाकर के अभी छुप जा, जब बंदोबस्त होगा तब तुझे कराची से हम निकलवा लेंगे। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। जैसे ही अरशद पप्पू जमाली की दूध की फैक्ट्री पर पहुंचता है, अंदर हमजा और उज़ैर बलोच अपनी पूरी गैंग के साथ उसकी फील्डिंग सेट करके बैठा हुआ होता है। फिर होना क्या था, पहले उज़ैर बलोच अरशद के सामने उसके राइट हैंड का गला काटता है और फिर अरशद को पीट करके अगले दिन लियारी की सड़कों पर कार के आगे बांध करके घुमाया जाता है, और फिर बीच रास्ते में सबके सामने उज़ैर बलोच अरशद पप्पू का सर धड़ से अलग करके उसके सर से फुटबॉल खेलता है, और ये करते हुए वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो जाता है और न्यूज में भी आ जाता है। तो मैटर सीधा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट तक, जरवारी साहब तक पहुंच जाता है। तो वो मीटिंग में सबको बुलाते हैं, जहां मेजर इकबाल, एसपी असलम और पीछे से जमील जमाली भी वहां आते हैं। पहले तो जरवारी साहब जमील पर गुस्सा करते हैं, फिर पूछते हैं कि अब ये मैटर कैसे दबाया जाए, चलो ये बताओ। जिसपे एसपी असलम जरवारी साहब को रिकमेंड करता है कि यूनिवर्सिटी से 3-4 बलोच लड़कों को उठाते हैं और उन्हें एंटी नेशनल जाहिर करके एनकाउंटर कर देते, ताकि हर न्यूज चैनल यही कवर करेगा और फिर हमारा मैटर इससे दब जाएगा। और मेजर इकबाल कहते हैं कि फिर उज़ैर बलोच का क्या करना है, जिस पर जरवारी साहब कहते हैं कि मरवा दो भड़वे को, लेकिन जमाली कहता है कि उज़ैर बलोच को नहीं मरवा सकते क्योंकि अभी अभी रहमान मरा है, और उसके बाद उज़ैर भी अगर ऐसे मारा गया तो पूरी लियारी की जनता पागल हो जाएगी और पूरी लियारी तहस नहस हो सकती है। उससे बेहतर है कि उज़ैर बलोच को एटीए के तहत गिरफ्तार करवा लेते हैं, फिर उसे जेल में कैसे कब मारना हम बाद में तय कर लेंगे। और इस बात को बताने फिर जमाली उज़ैर और हमजा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उज़ैर यहाँ से जाने को रेडी नहीं था क्योंकि उज़ैर को अभी भी एसपी असलम से बदला लेना बाकी था। लेकिन उसे हमजा समझाता है कि तुझे अरेस्ट करने यहाँ पर पुलिस नहीं आ रही है, रेंजर्स यानी कि आर्मी आ रही है। उनके आगे अगर तूने ज्यादा चूचा की तो वो लोग सीधा तुझे मार ही देंगे जगह पर। तो अभी जिंदा रहने के लिए तू पाकिस्तान छोड़कर यहाँ से चला जा, फिर तो पूरी जिंदगी बची है, करेंगे हम कुछ ना कुछ कभी एसपी असलम का जिंदगी में। जिससे कि उज़ैर जाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी से 3-4 लड़कों को उठाया जाता है, जिसमें से एक लड़का वही आजाद बलोचिस्तान फोर्स के जो लीडर थे उनका पोता होता है। दूसरी तरफ उज़ैर पाकिस्तान छोड़ करके दुबई चला जाता है, लेकिन हमजा यहाँ डबल गेम करता है उज़ैर के साथ। अपनी इंडियन इंटेलिजेंस का यूज करके उज़ैर को डबल क्रॉस करता है और उज़ैर को दुबई के एयरपोर्ट पर पकड़ लिया जाता है। यहाँ पाकिस्तान में एसपी असलम सारे लड़कों को जान से मार देता है और उन्हें एंटी नेशनल जाहिर कर देता है, और अब यहाँ पर लियारी में कोई भी गैंगस्टर ही नहीं बचता, और ऐसे बनता है हमारा हमजा अली मज़ारी द किंग ऑफ लियारी। ये तो राइम हो गया। अब जरवारी साहब ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और इस बात का अंदाजा हमजा को पहले ही आ जाता है। तो वो जमाली और जावेद खनानी को समझाते हैं कि अब पीएपी पार्टी को हमें छोड़ना होगा और उसके ओपोजिशन में जो भी है हमें उसका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार पलटने वाली है। और वो लोग पहुंचते हैं सीधा ओपोजिशन लीडर के पास यानी कि नवाब शफीक के पास, और वो उसे फंडिंग और लियारी का सपोर्ट भी ऑफर करते हैं। फिर हमजा आजाद बलोच फोर्स के लीडर के पास अपना दुख जताने भी जाता है, क्योंकि अभी अभी उनके पोते का एनकाउंटर हुआ है, और वहीं हमें पता लगता है कि यलीना अब प्रेग्नेंट भी है। और हमजा इसी खुशी में यलीना को बहुत ही शानदार नया बंगला भी दिलाता है, और कुछ टाइम बाद हमजा और यलीना को लड़का भी होता है। दूसरी तरफ नवाब शफीक की पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और शफीक बनता है नया प्रेसिडेंट। और इतनी सुर्खियों में चलने की वजह से हमजा पर नजर पड़ती है एक मिस्टीरियस मैन की, जो कि और कोई नहीं बल्कि बड़े साहब होते हैं। दूसरी तरफ मेजर इकबाल अपने घर जाता है, जहां न्यूज पर मोदी जी 2014 में अपनी पीएम पद के लिए शपथ ले रहे होते हैं, और मेजर इकबाल की लड़की को डाउन सिंड्रोम होता है
और इस बात से मेजर इकबाल के बाप को बड़ी नफरत होती है। फिर उसका बाप उसे बहुत कुछ सुनाता है कि तेरे से कुछ नहीं हो रहा है पाकिस्तान में, देख हिंदुस्तान में सरकार पलट गई, तुम लोगों के हिसाब से अब कुछ नहीं हो रहा है। 1971 से पाकिस्तान को संभाल रहे थे हम लोग, लेकिन जब से कमांड तुम जैसे चूतियों के हाथ में आई है तो आज ये हाल है पाकिस्तान का। पता नहीं तेरे जैसा नामर्द मेरी नस्ल में कैसे आ गया, जो एक वारिस भी नहीं दे पाया मुझे ढंग से। नामर्द होकर एक लड़की को ही जन्म दिया तूने आखिर। और इन्हीं सारी कन्वर्सेशन के बीच मेजर इकबाल को बड़े साहब का कॉल आता है, तो वो एक काम करने वाले को बुला करके अपने बाप को नहाने के लिए भेज देते हैं। फिर वो बड़े साहब से बात करता है, जहाँ बड़े साहब ने हमजा को बुलवाया होता है मीटिंग के लिए। दूसरी तरफ हमजा को शेर बलोच के खिताब से नवाजा जा रहा होता है, और वहां से हमजा को मेजर इकबाल अपनी ऑफिस में बुला करके बताते हैं कि बड़े साहब का बुलावा आया है भाई तुम्हारे चर्चों की वजह से। फिर क्या वो सारे लोग पहुंचते बड़े साहब के बंगलों में, जो कि फुल सिक्योरिटी में होता है, और बंगलों में काफी रंगीन माहौल था। लेकिन ऊपर जाने के बाद पता लगता है कि बड़े साहब असल में और कोई नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम ही है। और दाऊद इब्राहिम के पास कई लोग बैठे हुए होते हैं, और दाऊद इब्राहिम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब भी होती है। जहां दाऊद इब्राहिम जावेद खनानी को कहता है कि यूपी हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, वहां कोई अगर ईमानदार आकर के बैठ गया तो अपने हाथ से यूपी तो गया। वहां के इलेक्शंस जीतने के लिए और फर्जी 60,000 करोड़ की नोट्स बनाओ और इलेक्शन वहां का पलट दो। फिर दाऊद हमजा से कई सारी बातें भी करता है कि मुस्लिम कौम के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा और तभी तुम लियारी की गद्दी के असली हकदार बनोगे। फिर वो मुसलमान पाकिस्तानी हो या फिर इंडिया में ही क्यों ना हो, लेकिन मुसलमानों के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर दाऊद हमजा और मेजर इकबाल को कहते हैं कि पंजाब में फिर से भारी मात्रा में ड्रग्स चालू करवाए जाए, जिसके आंसर में हमजा पहले तो मना करता है कि वो ड्रग्स का बिजनेस करता ही नहीं है, जिस पर दाऊद कहता है कि करना पड़ेगा, मुसलमानों के लिए लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़ेगा। जिस पर मेजर इकबाल उसे समझाते हैं कि इंडिया में पंजाब से कुछ लोग आने वाले हैं जो हमसे सस्ते ड्रग्स लेकर के पंजाब में बेचेंगे, और उससे जो भी प्रॉफिट हमें होगा उससे हम अमेरिकन गन्स बनवाएंगे और इंडिया में टेररिज्म फैलाएंगे, मुजाहिदीनों यानी कि टेररिस्ट को भेज करके। ऐसे ही उनके पैसों से हम हमारे मुजाहिदीन रेडी करेंगे और साथ ही साथ इंडिया की जनता गंजीड़ी भी हो जाएगी। फिर हमजा ये सब इन्फॉर्मेशन जाकर के आलम चाचा को देता है, लेकिन वहाँ उन्हें पता लगता है कि पाकिस्तान ने और एक टेररिस्ट अटैक किया है इंडिया में, जो कि और कोई नहीं बल्कि पुलवामा अटैक के बारे में बात हो रही होती है। फिर हमजा पहुंचता है एयरपोर्ट उन लोगों को लेने के लिए जो इंडिया से आने वाले थे ड्रग्स खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जहाँ उन तीनों में से एक हमजा का ही पुराना दोस्त होता है, जिससे हमजा यानी कि जसकीरत की जो बहन थी वो प्यार करती थी। अब हमजा यहाँ पर पैनिक तो होता है, लेकिन उस बात को ऑलरेडी 13 साल बीत चुके थे और हमजा ने अपना लुक भी काफी चेंज कर लिया था तब से। तो वो समझ जाता है कि उसका दोस्त पिंडा उसे पहचानने नहीं वाला, और होता भी ऐसा ही कुछ है, उसका दोस्त उसे नहीं पहचान पाता। फिर पिंडा कार में खनानी को सारे ड्रग्स की लिस्ट देता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। फिर सीधा उन सबको लेकर के हमजा मेजर इकबाल के पास पहुंचता है, जहां इस ड्रग्स के अरेंजमेंट के लिए आया होता है जहूर मिस्त्री, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही कांदार हाईजेक वाला टेररिस्ट होता है जिसे हमने पार्ट 1 की स्टार्टिंग में देखा था। तब हमजा उसे ध्यान में रख लेता है और फिर पिंडा एक एक करके सारे ड्रग्स ट्राई करके ओके करता है, और इसकी वैल्यू 12 करोड़ तय होती है। और ये सारे ड्रग्स जब इंडिया में बिकेंगे तो उनकी पूरी वैल्यू होगी 150 करोड़ के आसपास। फिर डील लॉक की जाती है। फिर पिंडा कहता है कि पाकिस्तान आया हूं तो थोड़ी मौज मस्ती तो कराओ मुझे। इस चीज की जिम्मेदारी मेजर इकबाल हमजा को देता है। फिर रात में हमजा अपने घर पर पार्टी रखता है, जहां पार्टी में हर कोई आया होता है, इंक्लूडिंग एसपी असलम, जमाली और आलम चाचा को भी केटरिंग के काम के लिए बुलाया होता है हमजा ने। वहीं आलम चाचा पता नहीं लेकिन क्यों हमजा को एक अजीब सी रिंग देते हैं, जो कि हमजा अपने पास ही रख लेता है। वहीं पार्टी में एसपी असलम, जमाली और हमजा को बताता है कि उज़ैर दुबई से 2 दिन में छूटने वाला है और पाकिस्तान आने वाला है, तो सोचा तुमको बता दूं। और एसपी असलम ये भी कहता है कि उसकी नवाब शफीक के साथ बात हो गई है, एयरपोर्ट के उतरने के बाद उज़ैर का काम तमाम करना है ताकि लियारी में कुछ भी ऊंच नीच ना हो अब। और वो हमजा को ये भी कहता है कि तुम्हारी गैंग में अभी भी उज़ैर बलोच के चाहने वाले लोग हैं, अपनी तरफ से तुम संभाल लेना, वरना बाद में तुम्हें ही तकलीफ आएगी। और फिर पिंडा हमजा से कहता है कि बाथरूम लेकर के चलो मुझे। बाथरूम में भी पिंडा अपने नशे चालू कर देता है और अचानक से हमजा को कहता है कि क्यों पहचाना नहीं मुझे जसकीरत। और यहाँ पड़ता है द ग्रैंड इंटरवल के बाद नशा करते करते पिंडा पूछता है कि तू यहाँ कैसे पहुंचा, चल बता, अपनी माँ की थोड़ी भी तुझे फिक्र नहीं हुई। जिसके आंसर में हमजा कहता है कि मुझे भागने का मौका मिला तो बॉर्डर फान के मैं यहाँ पर आ गया। और वो उसे पूछता भी है कि कैसी है माँ, और जसलीन यानी कि जसकीरत की बहन भी कैसी है। जिस पर पिंडा कहता है कि ठीक ही है माँ, और जसलीन और मेरे अब 2 बच्चे भी है। लेकिन पिंडा ने इतना नशा किया होता है कि वो हमजा के साथ ही बहस करने लग जाता है और उसे हमजा एक डेविल जैसा दिखाई देने लगता है। और बहस करते करते वो सीधा हाथापाई करने लगता है हमजा के साथ, और इन दी एंड एक्सीडेंटली पिंडा की आंख में इंजेक्शन घुस जाता है और वो वहां से स्लिप होकर के टब से टकराता है और वहां पर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा जाता है। फिर हमजा दुख में बाहर निकल करके पीने लगता है, लेकिन उसे एसपी असलम बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा था, जैसे कि एसपी असलम को हमजा पर शक हो गया हो। फिर अचानक से अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है और वहां पर सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो वहां पर आलम चाचा ने पिंडा की मौत अपने सर पर ले ली थी
और उन्होंने मैटर तुरंत दब जाए इसलिए ये भी रिवील कर दिया था कि वो आखिरकार एक इंडियन स्पाई है, जिस वजह से हमजा को अनफॉर्चुनेटली आलम चाचा को मारना पड़ता है। हमजा बहुत दुखी हो जाता है और वो आलम चाचा की याद में उनकी फेवरेट चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अब एसपी असलम और उसकी लियारी टास्क फोर्स का जो हेड था, उन दोनों को ये शक हो गया था हमजा पर, क्योंकि एसपी असलम कहता है कि हमजा को आलम चाचा ही लाए थे ना आखिरकार रहमान के पास। तो एसपी असलम इस शक को हकीकत में बदलने के लिए जांच पड़ताल करने को कहता है और ये सारी बातें येलेना सुन लेती है। और बस फिर क्या, येलेना पूरा घर छान लेती है, जहाँ उसे मिलती है हमजा की वो डायरी जिसमें उसने सबके नाम लिखे हुए थे। फिर जब हमजा रात में घर पहुंचता है तो येलेना उस पर सीधा गन तान देती है, लेकिन हमजा उसे समझाने की कोशिश करता है कि इंडिया की दुश्मनी तुमसे या तुम्हारी आवाम से तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम्हारे देश के इन आईएसआई वालों से, क्योंकि उन्होंने कई हजारों बेगुनाह लोगों को मारा है। और आईएसआई वाले तो पाकिस्तान के भी नहीं हुए, क्योंकि तुम्हारे ही देश में वो कितने निर्दोष बलोचों को मार चुके हैं अभी तक। जिस पर येलेना थोड़ा बहुत समझ जाती है, लेकिन वो कहती है कि मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे चक्कर में, और तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी करो, क्योंकि एसपी असलम को अब शक पड़ गया है। फिर हमजा अगले दिन बलोच फोर्स के लीडर के पास पहुंचता है और उन्हें हमदर्दी जताते हुए कहता है कि ज्यादातर निर्दोष बलोचों और तुम्हारे पोते को एसपी असलम ने ही मारा था, तो एसपी असलम को अब मारना पड़ेगा हमें मिलकर के। लेकिन इस बात की खबर एसपी असलम तक पहुंच जाती है कि हमजा बलोच फोर्स के लीडर को मिलने गया था, जिसपे एसपी असलम समझ जाता है कि अब उसे मारने की कोशिश करने वाला है हमजा। और उसी दिन उजैर को भी एयरपोर्ट से लाना था एसपी असलम को। फिर हमजा घर पहुंच करके असलम को कॉल करके कहता है कि प्लान में थोड़ा चेंजेस है, रास्ता बदलना पड़ेगा, उजैर को लाने के लिए दूसरे रास्ते से तुम्हें लाना होगा। जिसपे एसपी असलम अपना अलग ब्रेन लगाता है, जो रास्ता हमजा ने रिकमेंड किया था उस रास्ते से ही वो उजैर को लाने को सोचता है, लेकिन वो अपनी जगह पर उस टास्क फोर्स के हेड को भेज देता है और खुद निकलता है हमजा को उठाने के लिए, क्योंकि उसका शक अब यकीन में बदल गया था। और एसपी असलम को जो लड़का मारने वाला था वो टास्क फोर्स के ऑफिस के बाहर ही बैठा हुआ होता है और वो देख लेता है कि एसपी असलम हमजा के घर के लिए निकल रहा है उसको उठाने के लिए, तो वो सीधा हमजा को कॉल करके ये बात बता देता है। फिर रास्ते में असलम कहता है कि अपनी टास्क फोर्स के हेड के लिए गुलदस्ता मंगवा लेना, वो शहीद होने वाला है बेचारा। और इतने में हमजा का कॉल आता है और वो फर्स्ट पार्ट का रेफरेंस में आंसर करते हुए असलम से कहता है कि असलम साहब, बड़ा ही अफसोस रहेगा पूरी जिंदगी कि तुम ना तो मुझे रंडवा बना पाए और ना ही जमील साहब को खस्सी। और अभी तो असलम उसे कुछ कहे उससे पहले वो जो लड़का असलम को मारने के लिए हायर किया गया था वो फुल स्पीड में जाकर के सीधा अपनी कार असलम से क्रैश कर देता है और ऐसे एसपी असलम मारा जाता है। फिर गुलदस्ता एसपी असलम के लिए मंगवाना पड़ता है। दूसरी तरफ उजैर बलोच को अरेस्ट किया जाता है और हमजा उस जेल के जेलर को पैसे देकर कहता है कि इसका ध्यान रखना, इस पर कुछ भी आंच नहीं आनी चाहिए। और वो उजैर को भी समझाता है कि मैं जल्दी कुछ ना कुछ करता हूँ तुझे निकलवाने के लिए। फिर हमजा निकलता है दुबई के लिए, जहाँ वो मिलता है अजय सनियाल से कई सालों बाद, जहाँ अजय सनियाल पहले तो उसे शाबाशी देते हैं और उसे ये इंस्ट्रक्शन देने बुलाया होता है खास करके कि अब उसका वो फ्री हैंड है, उसे जिसको मारना है जैसे मारना है वो मार सकता है। और हमजा यहाँ पर आतिफ अहमद की भी इंफॉर्मेशन देता है और ये भी साथ साथ कि नकली 60,000 करोड़ की नोट्स आने वाली है इलेक्शंस को पलटने के लिए यूपी में। और फिर ये इंफॉर्मेशन अजय सनियाल इंडिया तक पहुंचाता है और फिर इंडिया में किया जाता है ऑपरेशन ग्रीन लीफ, यानी कि नोटबंदी, यानी कि 500 और 1000 की अब से पुरानी नोट्स बंद हो जाएगी रातों रात। जिस वजह से यूपी का आतिफ अहमद मेजर इकबाल को कॉल करके कहता है कि अब तो यूपी गया हमारे हाथ से, एक चाय वाले ने गांड ही फाड़ दी हमारी। लेकिन इस नोटबंदी से सबसे ज्यादा किसी की फटी हो तो वो जावेद खनानी था। वो मेजर इकबाल से हेल्प भी मांगता है, लेकिन मेजर इकबाल ढंग से उसे आंसर नहीं करते। फिर जावेद खनानी रो करके हमजा को कॉल करता है, जिस पर हमजा कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो उसे पूछता है कि क्या वो फैक्ट्री पर अकेला है, जिस पर जावेद खनानी हाँ कहता है और हमजा फिर खनानी की फैक्ट्री पर पहुंचता है और सारे नकली पैसे देखता है जो कि बहुत बहुत ज्यादा थे, यानी कि 60,000 करोड़ फर्जी नोटे। लेकिन फिर छत पर जावेद के साथ वो स्मोकिंग करने जाता है, तभी उसे कहता है कि आखिरी सिगरेट अब तू पी ले। और फिर बस वहीं सही मौका देख करके वो जावेद का गला दबाने लगता है और सीधा टेरेस से उसे नीचे फेंक देता है और जावेद खनानी जाकर के बिजली के खंबे से टकरा जाता है और ऐसे जावेद खनानी भी यहाँ पर मारा जाता है। दूसरी तरफ यूपी में सनियाल साहब आतिफ अहमद का अरेस्ट वारंट निकलवा करके उसे भी अरेस्ट करवा देते हैं। लेकिन इस तरफ पाकिस्तान में लियारी टास्क फोर्स का जो हेड था वो सब चीजों पर नजर रख रहा हुआ था, क्योंकि एसपी असलम का वो खास था और उसको भी हमजा पर उतना ही शक था। और यहाँ फिर चालू होता है मौत का एक नंगा नाच, जहाँ लश्कर तैयबा और ना जाने कई कितने टेररिस्ट या टेररिस्ट ग्रुप्स को हमजा एक एक करके सबको मरवाना चालू करता है, क्योंकि ऊपर से अजय सनियाल ने उसे फ्री हैंड दे दिया है, उसे जितनों को जैसे मारना वो मार सकता है। और ऐसे ही रोड साइड फायरिंग में कम से कम हमजा 20 से 25 लश्कर तैयबा और आईएसआई वालों को मरवाता है। और ये खेल खत्म होता है जहूर मिस्त्री से,
वही कांधार हाईजैक वाला गूदा हो तो जोर लगा लेना, दम लगा लेना, जहाँ जहूर मिस्त्री को एक गोडाउन में पहले मारा जाता है और फिर सनियाल साहब को हमजा वीडियो कॉल करता है और फिर सनियाल जहूर को कहता है कि गूदे भर का जोर तो लगाना ही नहीं पड़ा, ऐसे ही बैठे बैठे ही काम हो गया। और फिर वो जहूर मिस्त्री से भारत माता की जय चैंट करवाता है और फिर सीधा हमजा उसके भेजे में ही गोली मारता है और अजय सनियाल को फिर फील होता है कि अब जाकर के उसका बदला पूरा हुआ है। फिर हमजा को इकबाल का वापस से कॉल आता है और उसे कहता है कि बड़े साहब ने तुम्हें याद किया हुआ है वापस। फिर हमजा आलम चाचा की दी हुई रिंग निकालता है और उसमें एक ऐसा लिक्विड होता है, अगर वो लिक्विड किसी की ऐसे ही नॉर्मल स्किन के कांटेक्ट में भी आ जाए तो वो स्लो पॉइजनस है। वो लिक्विड स्किन के थ्रू छोटे छोटे पार्टिकल्स में लंग्स, किडनी और हार्ट को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और इंसान जीते जी मरने के लिए भीख मांगने लगता है। और हमजा इस लिक्विड का यूज करने के लिए सोचता है दाऊद इब्राहिम पर और फिर वो दाऊद इब्राहिम के पास जाता है जहाँ टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि बाबरी मस्जिद का फैसला फाइनली आ चुका है और वो जमीन अब राम मंदिर के लिए दे दी गई है। और ये सुनकर के दाऊद को गुस्सा आता है और वो लश्कर तैयबा की नई टुकड़ी रेडी करने की इंस्ट्रक्शन देते हैं और इकबाल को कहता है कि आतिफ अहमद तक ये खबर पहुंचा दी जाए क्योंकि इस बार 4-5 नहीं बल्कि 40-50 टेररिस्ट यानी कि मुजाहिदीन को भेजा जा रहा है। जिस पर मेजर इकबाल का राइट हैंड कहता है कि आतिफ तो जेल में, लेकिन मेजर इकबाल उसे समझाता है कि आतिफ अहमद जेल में हो या बाहर हो, वो कहीं भी हो, अगर वो जिंदा है तो हमारे काम का है। और ये बात हमजा सुन लेता है और दाऊद इब्राहिम हमजा को कहता है कि इन 40-50 मुजाहिदीनों को असला, बारूद, रॉकेट लॉन्चर सब तैयार करके तुम दोगे। फिर हमजा वो लिक्विड अपने हाथ में उल्टे सिरे पर एक बैंडेज में लगा करके आया होता है और वो दाऊद से अभी तो हाथ मिलाने जा ही रहा होता है कि तभी नर्स आकर के उसका हाथ हटा देती है क्योंकि दाऊद की तबीयत अचानक से ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वहां हमजा को मेजर इकबाल इन्वाइट करता है कि जब तुम वेपन्स ला ही रहे हो कल तो लश्कर तैयबा का मुरीदगाह भी देख लेना साथ साथ। फिर मेजर इकबाल अतीक अहमद को जेल में कॉल करता है जहां आतिफ अहमद उसे बताता है कि कल डॉक्टर को दिखाने भी जाने वाला हूं और वो फेक सर्टिफिकेट भी मुझे बना देगा, इस तरह मुझे 2 दिन में ही बेल भी मिल जाएगी। और ये चीज एक जेलर सुन लेता है। दूसरी तरफ हमजा अपने काम के लिए निकल रहा होता है और वो यलीना को कह करके जाता है कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते अब जो मैं काम करने वाला हूँ उसके बाद। और दूर से ये सारी चीजें लियारी टास्क फोर्स का जो हेड था वो ये सब देख रहा था और जैसे ही हमजा निकलता है वो सही मौका देख करके हमजा के घर में घुस करके पूरे घर को हाईजैक कर लेता है और हमजा के लड़के को एज अ सिक्योरिटी अपने पास रख लेता है और इस वजह से यलीना को हमजा की सच्चाई कंफर्म करनी पड़ती है उस हेड के सामने। वहीं दूसरी तरफ मुरीदगाह में रात को न्यूज आती है कि आतिफ अहमद अब मारा गया है और उसी टाइम पर टास्क फोर्स का हेड भी सीधा मेजर इकबाल को कॉल करके उसे सब कुछ बता देता है हमजा के बारे में कि हमजा आखिरकार एक इंडियन स्पाई है। और मेजर इकबाल फिर घर आता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन उसके सामने उसका बाप आता है, फिर वही उसके बाप की बड़बड़। तो जब उसका बाप नहाने बैठता है बाथटब में तो मेजर इकबाल पूरे बाथटब में उसके बाप को ही डुबा करके मार देता है। और मेजर इकबाल भी अब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि यहाँ इंडिया में आतिफ अहमद भी गया और हमजा भी स्पाई निकला। वो इंतकाम में अपने बाल काट करके कसम खाता है हमजा को मारने की। फिर अगले दिन जो 40-50 टेररिस्ट को जो वेपन्स देने थे जो इंडिया में जाने वाले थे उनके लिए हमजा वेपन्स लाता है और फिर सारे वेपन्स उन टेररिस्ट को दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया जाता है और अंदर कुछ गेमा गेमी में इकबाल बता देता है कि उसे पता है कि हमजा हिंदुस्तानी स्पाई है। फिर क्या लड़ो वेंचो, लेकिन हमजा कुछ अलग ही प्लान बना करके यहाँ पर आया होता है। वो लीडर बलोच से ही सारे वेपन्स लाया था तो उस वेपन्स के बीच में एक बॉम्ब भी होता है और वो लीडर बलोच अपनी पूरी आर्मी लेकर के आने वाला होता है रेंजर्स के ड्रेस में, ताकि सबको ये लगे कि ये आईएसआई और रेंजर्स के बीच का कुछ पंगा है और कोई भी इस पंगे में बीच में ही ना पड़े। फिर क्या बाहर से रिजवान उस बॉम्ब को एक्टिवेट करके ब्लास्ट कर देता है और मुरीदगाह के बाहर रेंजर्स के ड्रेस में बलोच फोर्स आकर के सीधा आईएसआई और लश्कर तैयबा पर अटैक कर देती है और लाशों के यहाँ पर ढेर देखने मिलते हैं हमें। और अंदर हमजा फाइट करता है मेजर इकबाल से, जहाँ एक शानदार फाइट होती है, लेकिन हाथापाई के बीच इकबाल बाहर जाकर के बलोच आर्मी से लड़ने लगता है। फिर हमजा भी बाहर जाता है और सीधा रॉकेट लॉन्चर मेजर इकबाल पर फायर कर देता है, लेकिन मेजर इकबाल यहाँ पर बच जाता है। वो वहां से जाकर के गलियों में भाग जाता है, जहाँ ये लोग लड़ते लड़ते एक डेक पर पहुंचते और वहाँ मेजर इकबाल अपने जंजीरों से हमजा को लपेट कर और उसका मुंह तक रोन देता है और वो उसे धमकी देता है कि एक बार तुझे मार दूं फिर हिंदुस्तान के हर मर्द की खतना करके मैं खस्सी बना दूंगा। और वो इंडिया की औरतों के बारे में भी बहुत कुछ वल्गर बोलता है, जिस वजह से हमजा को इतना गुस्सा आता है तो वो उसे छुड़ाता है। फिर उसी जंजीरों में वो 2 छुरे लगा करके सीधा मेजर इकबाल के पैर काट देता है और मेजर इकबाल को एक केरोसिन के टैंकर तक खींच कर लेके जाता है और उस टैंकर के अंदर डाल देता है। फिर हमजा वो केरोसिन के टैंकर में आग लगा देता है और ऐसे ही मेजर इकबाल भी मारा जाता है। लेकिन फिर पीछे से वहां पर टास्क फोर्स का जो हेड था वो वहां पर पहुंच करके हमजा को अरेस्ट कर लेता है और फिर हमजा को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। और वहां पर एक आईबी का चीफ भी खड़ा होता है, जिस पर सनियाल साहब का कॉल आता है और सनियाल साहब कहते हैं कि हमजा को अभी के अभी छोड़ दो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि वो कुछ अपना मुंह ही नहीं खोलने वाला। लेकिन वो पाकिस्तानी आईबी वाला नहीं मानता तो अजय सनियाल अपना अलग दांव खेलते, पाकिस्तानी आईबी वाले को एक वीडियो भेजते जिसमें कि वही आईबी ऑफिसर पाकिस्तानी न्यूक्लियर की इंफॉर्मेशन इजरायलियों को बेच रहा था और ये इजराइल ने रिकॉर्ड कर लिया था इंडिया को बताने के लिए।
तो ऐसे ही सन्याल साहब ब्लैकमेल करके उसे कहते हैं कि अभी के अभी हमजा उसे सेफ चाहिए, वो भी मरगल्ला हिल्स पर, क्योंकि कुछ ही देर में रावलपिंडी पे एक प्राइवेट प्लेन उतरने वाला है, उसी से हमजा वापस आ जाएगा। तो पाकिस्तानी आईबी ऑफिसर कहता है कि लेकिन आवाम को तो पता लग चुका है कि मैंने कोई इंडियन स्पाई पकड़ा हुआ है, जिसके रिस्पॉन्स में हमजा पीछे से कहता है कि उजैर बलोच। इसी दिन के लिए उजैर बलोच को उसने संभाल कर रखा हुआ था। तो यहाँ उजैर बलोच को हमजा की जगह पर हिंदुस्तानी स्पाई घोषित कर दिया जाता है। फिर मरगल्ला हिल्स पर एक गाड़ी हमजा को फेंक करके चली जाती है और वहां पर एक दूसरी गाड़ी आती है जिसमें हमजा चढ़ता है और उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि जमील जमाली बैठा हुआ होता है। और फिर यहाँ पर रिवील होता है कि जमील जमाली भी एक स्पाई था पिछले 45 साल से, जिसे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में घुसने का काम दिया गया था। फिर जमाली कहता है कि अब यलीना और बच्चे को भूल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर हमजा जाते जाते कहता है कि लेकिन एक चीज का अफसोस रहेगा कि दाऊद को नहीं मार पाया, जिस पर जमाली अपने सारे फोटोज जो भी दाऊद के साथ के थे वो सारे निकाल करके उसे दिखाता है और वो उसे रिवील करता है कि वो पिछले कई साल से जमाली वही लिक्विड का यूज करके दाऊद को मारने के लिए स्लो पॉइजन उसे दे रहा था और इस वजह से आज दाऊद की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। इस बात से रहमान खुश हो जाता है और वो वापस इंडिया आ जाता है और नहा धो करके अजय सन्याल से मिलता है, जहाँ अजय सन्याल उसे कहता है कि आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है क्योंकि सुबह में तुम्हें ब्रीफ में सारी डिटेल्स देनी होगी। फिर हमजा यहाँ अपनी यलीना और लड़के की फोटो जला करके हमजा को मार देता है और वो वापिस बनता है जसकीरत सिंह रंगी। और वो जैसे ही जसकीरत सिंह रंगी बनता है तो उसे अपने घर की वापस से याद आती है, तो वो सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है बिना किसी को भी कुछ भी बताए। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ, बहन और बहन के जो भी 2 बच्चे थे वो सारे दूर से दिखते हैं, जो कि खुश थे अपनी जिंदगी में। इस वजह से वो सोचता है कि वो लोग अपनी लाइफ में अब एडजस्ट कर चुके हैं और अगर वापस से जसकीरत उनके पास गया तो मे भी उसकी इस वाली फैमिली पर वापस से खतरा आ सकता है कुछ ना कुछ। इसलिए वो वहां से वापस चला जाता है उन्हें बिना मिले ही, और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो यही थी हमारी धुरंधर की रिवेंज और इतना सक्सेसफुल रहा हमारा धुरंधर प्रोजेक्ट, जो कि हमारे देश को बहुत ही काम आया। और ये प्रोजेक्ट में कई सालों, कई लोगों की मेहनत और कई सेक्रीफाइसेस भी लगे। तो आपके क्या थॉट्स है इस मूवी को लेकर के? आपको कैसी लगी धुरंधर द रिवेंज मूवी? हमें कमेंट्स में जरूर से शेयर करके बताएं। एंड हाँ, वीडियो की एक्सप्लेनेशन या ब्रेकडाउन आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। और साथ ही साथ ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन तब तक के लिए आप हमारा ओ रोमियो मूवी पर डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख सकते हो। और उस वीडियो में भी हमने जो इंडिया के अंडरवर्ल्ड का जो किंग था दाऊद इब्राहिम और उसको टक्कर देने वाला एक हुसैन उसरा करके था, उसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। तो उसका टॉपिक भी हमने कवर किया है इसी वाले वीडियो में, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आप जरूर से उसको एक बार क्लिक करके चेक कर सकते हो, या फिर हमारी चैनल के लोगो पर क्लिक करके आप हमारी बाकी वीडियोस चेक कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको उन्हीं में से किसी एक वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए